मुसलमानों के लिए आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के लिए कुछ फैसले अच्छे ले रही है या बिल्कुल ही उनकी मुखालफत? एक फैसला बता दीजिए जो अच्छा हो, वो मुझे भी लगेगा कि हाँ आपने कहा अच्छा हो। जैसे ट्रिपल तलाक की बात करें। ट्रिपल तलाक, एक बात तो बताइए, क्या इनके कानून बनाने से लोग शरीयत को मानना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। शरई मसलों में दखलंदाजी नहीं होगी, आप करते रहिए, कुछ भी कोई नहीं मानेगा। यूसीसी की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी कैसे मुमकिन होगा बताओ आप मुझे? साउथ के तरीके अलग हैं, आदिवासियों के तरीके अलग हैं, नॉर्थ के तरीके अलग हैं, ईस्ट के तरीके अलग हैं, वेस्ट के तरीके अलग हैं, लेकिन इन लोगों का एक अलग एजेंडा है। इनका एजेंडा है कि देश में दिखाना कि हमने इनको ठीक कर रखा है। आपने 2014 के इलेक्शन में एक छवि बन गई थी आपकी एक मुस्लिम नेता के तौर पे। अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो आपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान रामचरित्र का पाठ भी किया। अभी कल रक्षाबंधन की बात करें तो आपने राखी भी बनवाई। फिर आप ये कहते हैं कि राम भी हमारे हैं। मैं ना पहले वैसा था ना आज वैसा हूँ। मैं जैसा कल था वैसा ही आज हूँ। मैं रक्षाबंधन के ऊपर राखी पिछले 30 साल से बनवा रहा हूँ, एक दिन से नहीं बनवा रहा हूँ। और जहाँ तक राम जी की बात है तो मेरा दीन बताता है मुझे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनको मुबारक, मेरा दीन मुझको मुबारक। इमरान तो लोगों के लिए जीता है, इमरान की अपनी कोई जिंदगी थोड़ी है और लोगों के लिए वक्फ है, किसी हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं। वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है, देखिए वो जो बिल लेकर आए थे, जो लाना चाहते हैं वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। उसके अंदर बिल्कुल आर्टिकल 14, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 का सीधे वायलेशन है। सियासत कैसी चल रही है यूपी में? देखिए यूपी के अंदर तो बुलडोजर चल रहा है, यूपी में सियासत कहाँ चल रही है? अच्छा, सहारनपुर में आपके हिसाब से अब भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आवाम का? देखिए वहाँ सबसे ज़्यादा मैं जो इस पे फोकस है मेरा वो है हेल्थ के ऊपर। मेडिकल कॉलेज के नाम के ऊपर एक धब्बा है। मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है। मेडिकल कॉलेज के अंदर एक भी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट नहीं है। आदाब, इस्तकबाल है आप सबका पॉडकास्ट विद तहज़ीब में। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान ख़ान और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के जो ख़ास मेहमान हैं वो एक मारूफ शख्सियत हैं, ना सिर्फ मुल्क की बल्कि मुल्क के बाहर भी लोग उनको जानते हैं, और वो हैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट इमरान मसूद साहब। सहारनपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से इस बार जीत कर आए हैं। इमरान मसूद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। बहुत चर्चाओं में आप हमेशा रहते हैं। आज इस पॉडकास्ट में आपसे कुछ आपके सियासी करियर को लेकर बात होगी, आपकी निजी ज़िंदगी को लेकर बात होगी। आप एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। सहारनपुर की बात करें तो आपके दादा परदादा, आपके वालिद साहब, आपके चचा, ये सब सियासत से जुड़े रहे और सेवा की है समाज की, उन्होंने सालों से चलता आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि आपका जो ये सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ, ये महज इत्तफ़ाक़ रहा या फिर आपने सोचा था कि मैं इस लेगेसी को आगे लेके चलूँगा? नहीं, मैं असल में ऐसा है, मैं शुरू से ही बहुत पॉलिटिकली एक्टिव रहा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। 1987 में ही हमने पॉलिटिक्स के अंदर कदम रख लिया था और 1987 से अब ये 40 साल होने जा रहे हैं। तो बहुत कम उम्र के अंदर मैंने 16-17 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में एंटर कर लिया था। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फैमिली पूरी फैमिली बैकग्राउंड उसी तरह की है। सब लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। हमारा मकसद पॉलिटिक्स में कभी भी ताकत हासिल करना नहीं रहा, हमेशा रहा कि लोगों की खिदमत हो और उस खिदमत को अंजाम देने का काम जैसे मेरे बड़ों ने किया ऐसा ही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ नया नहीं है कि कोई चीज़ नहीं हुई हो। अच्छा, विधानसभा में भी आप रहे, अब लोकसभा में पहली बार पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? कितना फ़र्क है? विधानसभा में और लोकसभा के अंदर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। विधानसभा में आप एक स्टेट के बारे में बात करते हो सिर्फ, जब आप लोकसभा में आते हो तो पूरे देश के बारे में बात करते हो, इंटरनेशनल इश्यूज़ के बारे में बात करते हो, पूरी दुनिया के बारे में बात करते हो। तो विधानसभा और लोकसभा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और बिल्कुल उसके अंदर फ़र्क भी साफ दिखाई देता है, काम में भी फ़र्क दिखाई देता है। विधानसभा में इतना काम नहीं होता था, लोकसभा में बहुत काम है। अगर आप अच्छा पार्लियामेंट्रियन बनना है तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अलावा मुमकिन नहीं होता है। सियासी सफ़र जो आपका रहा, आपने कहा कि 1987 से आपने आगाज़ किया था और आप स्टूडेंट यूनियन में भी आप रहे, यहाँ से आपने शुरुआत की। तो आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? आपके ख़ानदान के लोग ही रहे या कोई और सियासी लीडर आपका ऐसा रहा जो? देखिए, सबसे पहला तो ख़ानदान के लोग तो हमेशा रहते हैं, देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने चाचा के साथ रह कर के पॉलिटिक्स को सीखने का काम किया, तो ज़ाहिरा तौर के ऊपर उनकी छाप मेरे ऊपर दिखाई देगी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनकी छाप ना दिखाई दे, वो मुझे दिखाई देगा। लेकिन हम आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा चौधरी चरण सिंह साहब के साथ जुड़ाव हमारे परिवार का बहुत ज़्यादा रहा और चौधरी चरण सिंह साहब की वजह से आगे अजीत सिंह साहब से रहा, व्यक्तिगत रूप से अभी जैन से भी है। तो वो ताल्लुक़ हमारा जो एक सियासी ना होकर एक पारिवारिक रहा। लेकिन बहरहाल जब आप उस पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स में आपको आइडियोलॉजी का, तो मैं महात्मा गांधी की विचारधारा का आदमी और महात्मा गांधी को मानता हूँ। अम्बेडकर जी की विचारधारा का आदमी अम्बेडकर जी को मानता हूँ।
अच्छा, हम यूपी की सियासत पे भी बात करेंगे, फिर देश का जो माहौल है या हालात हैं, देश की जो सियासत है मुल्क की, उस पर भी बात करेंगे। यूपी से अगर शुरू करें तो आपने, क्योंकि यूपी की सियासत को आप बहुत बारीकी से जानते हैं, क्योंकि सालों से आप सियासत में रहे, यूपी से आपका ताल्लुक़ है, सहारनपुर से एक बड़ा शहर है। और आप अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, बहुत नज़दीक से आपने देखा है सियासत को। तो अगर मौजूदा दौर की बात करें तो सियासत कैसी चल रही है यूपी में? देखिए, यूपी के अंदर तो बुलडोज़र चल रहा है, यूपी में सियासत कहाँ चल रही है? यूपी में तो आप क्रश करने की पॉलिटिक्स पे लगे हुए हैं, आप सिर्फ क्रश करना चाहते हैं, करना चाहते हो, और क्रश भी आप सेलेक्टिवली करना है आपको सेलेक्ट कर के लोगों को क्रश करना है कि इनको ही क्रश किया जाना है। तो यूपी में पॉलिटिक्स कहाँ हो रही है? और ये राजनीति के अंदर अच्छी चीज़ें नहीं होती, लोकतंत्र के लिए बहुत ख़राब चीज़ें हैं कि आप कानून को ना मान करके कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहें। तो यूपी में क्या लगता है कि यूपी में जो योगी हुकूमत है, ये यूपी की जो जनता है, आवाम है, उसके लिए नौकरी की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, कहाँ हर तो पर्चा लीक हो जाता है, इनकी भर्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, हर जगह इन्होंने रोड अटकाने हैं। अगर काम सही होता तो क्या हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को दखलंदाजी करनी पड़ती? हर चीज़ में तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है। तो इनको काम करने का पता नहीं है, काम किस तरह से होता है। तो अब सहारनपुर में जो पुलिस भर्ती परीक्षा चलने वाली है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, इतनी सख्ती हो रही है, अच्छा होना चाहिए। हम तो अच्छे ही की उम्मीद करेंगे कि अच्छा होगा। भाई, एक बार आप एक परीक्षा कराइए, उस परीक्षा के अंदर हमारे यहाँ कोई भी छोटी से छोटी परीक्षा होती है, उसमें 20 लाख 25 लाख आदमी पार्टिसिपेट करता है, कम से कम 20 से 25-30 लाख आदमी बच्चा जाता है। 25-30 लाख बच्चा, नॉमिनल खर्चा मान लीजिए आप 2-2.5 हज़ार रुपया एक बच्चे का खर्च होता है। तो आपने कितना पैसा बर्बाद करा दिया लोगों का? आपकी भर्ती कैंसिल या आपका पर्चा लीक, तो आप पैसा देंगे, आप कितना बर्बाद। असल में तो जेब पे आप गरीब आदमी की डाका डाल रहे हैं। उसके तो पास तो बेचारे के पास बड़ी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाता है, फिर एग्ज़ाम दिलाता है, इस उम्मीद के शायद नंबर आ जाए, फिर नंबर नहीं आता तो बेचारा मायूस होकर के रहता है। अच्छा, यूपी में जैसे योगी हुकूमत ये कहती है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट भी हम ला रहे हैं, रोज़गार पर भी काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा। अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया इन्वेस्टमेंट। मुझे बता दीजिए कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो। ये तो 1-1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहे थे, वो कोई इन्वेस्टमेंट आया हो तो बता दें। बातें करने से नहीं होता है। आप बताइए ना कि आपने कौन सी फैक्ट्री लगाई, आपने कौन सा कारखाना स्टेट का लगाया, आप बताओ। या आपने बड़ी कोई परियोजना आप ये लेकर आए। तो आपको क्या लगता है 7-8 सालों में जो योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है, कोई बहुत बड़ा काम आपको, या कोई सिर्फ एक ही काम आता है उन्हें, वो नफ़रत फैलाते हैं और नफ़रत फैला के सियासत करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। और लोगों को नफ़रत से बाहर आना पड़ेगा। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि आप नफ़रत फैला करके पूरा बांट देते हो अपने लोगों में। जो मलाई है वो तो खाएंगे आप लोग, और बाकी सब आपके पीछे नारे लगाते चल रहे हैं बेचारे। तो आपको लगता है सहारनपुर के लोग नफ़रत से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ी तादाद। देखिए, नफ़रत से बाहर आना पड़ेगा। सहारनपुर के नहीं, उत्तर प्रदेश के आगे। उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया है कि हम नफ़रत की सियासत को पसंद नहीं करते। इन्होंने अयोध्या को सेंटर बनाया था नफ़रत का। अयोध्या के लोगों ने बता दिया कि हम नफ़रत नहीं, हम मोहब्बत की बात करेंगे। अवधेश प्रसाद जी को जिता करके दिखा दिया उन्होंने। आपने 2014 के इलेक्शन में जब आपने शुरुआत की थी, तो एक छवि बन गई थी आपकी एक मुस्लिम नेता के तौर पे। अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो आपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान रामचरित्र का पाठ भी किया। अभी कल रक्षाबंधन की बात करें तो आपने राखी भी बनवाई। फिर आप जो है ये कहते हैं कि राम भी हमारे हैं, सबके हैं, किसी एक के कौम के नहीं हैं। तो ये आपकी क्या तरबियत ऐसी ही रही, या देखिए, वो उस ज़माने में छवि बन गई थी? नहीं, वो छवि भी मीडिया ने गढ़ी थी। मैं ना पहले वैसा था ना आज वैसा हूँ। मैं जैसा कल था वैसा ही आज हूँ। मैं रक्षाबंधन के ऊपर राखी पिछले 30 साल से बनवा रहा हूँ, एक दिन से नहीं बनवा रहा हूँ, पिछले 30 साल से। और एक भी रक्षाबंधन का त्यौहार ऐसा नहीं गया कि मैं अपनी बहन के पास ना गया हूँ। एक भी त्यौहार ऐसा नहीं गया पिछले 30 साल के अंदर। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। और जहाँ तक राम जी की बात है तो मेरा दीन बताता है मुझे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप हमारे उनकी दीन के, उनका दीन उनको मुबारक, मेरा दीन मुझको मुबारक। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब डॉक्टर अल्लामा इकबाल कहते हो कि राम जो थे वो इमाम हिंद थे, राम को इमाम हिंद कहा, और अल्लामा इकबाल बहुत बड़े पढ़े लिखे, ख़ास तौर से मुस्लिम के ऊपर उनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है। तो वो ये लिख करके जा रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई ये सवाल करे मुझसे तो मैं समझता हूँ ये बेईमानी है। और देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफ़रत से नहीं चलेगा। अगर हम दूसरे के साथ नफ़रत का जवाब नफ़रत से देंगे तो मोहब्बत कभी आएगी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत हमेशा ताकतवर होती है। एक ना एक दिन लोगों की समझ में आएगा, और लोगों की समझ में आ गया। इमरान तो लोगों के लिए जीता है, इमरान की अपनी कोई ज़िंदगी थोड़ी है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी तो वक्फ़ है लोगों के लिए, और लोगों के लिए वक्फ़ है, किसी हिंदू और मुसलमान के लिए नहीं। मैं नेता हूँ तो नेता मैं हिंदू और मुसलमान नहीं हूँ। नेता हूँ मैं तो नेता हिंदू और मुसलमान नहीं होता है कि नहीं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ।
मैं ईमानदारी के साथ काम करूँगा, हक़ में जो आदमी होगा उसकी मदद करूँगा, जो जालिम होगा उसकी मुखालफत करूँगा, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। अच्छा, एक बात आप सबको ये भी बता देना चाहते हैं इमरान मसूद साहब के बारे में। वैसे तो आप लोग शायद जानते भी होंगे कि अभी हाल फिलहाल में जो कांवड़ यात्रा निकली उत्तर प्रदेश में, तो इमरान मसूद साहब ने सहारनपुर में एक कैंप भी लगाया कांवड़ियों के लिए और ख़ुद जाकर उनकी सेवा भी की, उनकी खिदमत भी की, और यही करते भी आ रहे हैं वो सालों से। लेकिन इस बार का कांवड़ आपने तो सालों से देखा है, कांवड़ सहारनपुर का जो रूट है वो भी निकलता है, या वेस्टर्न यूपी की बात करें, इस बार क्या अलग लगा आपको? सियासत तो वो करते ही रहते हैं, उनको तो नफ़रत फैलाने के लिए कुछ ना कुछ करना है, हमें नहीं करना है। हम मोहब्बत की बात करेंगे, हमें सिर्फ मोहब्बत की बात करनी, हमें सिर्फ जोड़ की बात करनी, तोड़ की बात नहीं करनी है। हम तोड़ की बात के खिलाफ, हम तोड़ की बात ही नहीं करेंगे कभी। अच्छा, यूपी में आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जो है नफ़रत फैल रही है और लोग लेकिन मोहब्बत की तरफ आ रहे हैं? हाँ, लोग आ रहे हैं, लोगों ने दिखा दिया, 43 सीटें जिताई हैं लोगों ने, तो मोहब्बत ही की बात है ना। आपको खुद सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी तादाद में गैर मुसलमानों ने भी वोट, सब ने वोट दिया मुझे, दलितों ने बहुत वोट दिया मुझे, और मेरे गैर मुस्लिम भाइयों ने बहुत वोट दिया, सब जात बिरादरी का वोट मुझे मिला है। और यही खूबसूरती है लोकतंत्र की कि सबका वोट मिले, किसी एक वोट से ना जीता जाता, ना किसी एक वोट के ऊपर सियासत होती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको साथ लेकर चलें। और मैं फिर बार बार कहता हूँ कि जिसने दिया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं दिया उसका भी शुक्रिया। काम तो मैं सबके करूँगा, पहले भी मैंने काम सबके किए, आगे भी सबके करूँगा, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन वोट दिया कौन नहीं। जीत गए ना, अब उसके बाद सब खत्म। अच्छा, सहारनपुर में आपकी परवरिश भी वहीं हुई है, आपके हिसाब से अब भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आवाम का? देखिए, वहाँ सबसे ज़्यादा मैं जो इस पर फोकस है मेरा, वो है हेल्थ के ऊपर। वहाँ मेडिकल कॉलेज के नाम के ऊपर एक धब्बा है। मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं है, मेडिकल कॉलेज के अंदर एक भी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट नहीं है। तो आप बताइए, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट ही नहीं है तो क्या मेडिकल कॉलेज होगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी यही हाल है। तो हम चाहते हैं कि इसका अपग्रेडेशन, और मैं इस मामले में हेल्थ मिनिस्टर से टाइम मांगा है, अगर आज भी मिल गया टाइम तो मैं मिलने जाऊँगा और मैं उनसे गुजारिश करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि हमें मिल जाएगा। और क्या विज़न है, मैं ये जानना चाहता हूँ सहारनपुर के लिए आपका? देखिए, मेरा सहारनपुर के लिए सबसे बड़ा सहारनपुर के रोज़गार के लिए है। हमारे यहाँ काष्ठ कला उद्योग है, तबाह और बर्बाद हो गया। हमारे यहाँ हौजरी उद्योग है, तबाह और बर्बाद हो गया। तो मैं इन दोनों उद्योगों का संरक्षण चाहता हूँ कि सरकार इनको रियायतें दे, इनका संरक्षण करे, क्योंकि सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट होता है और लोगों को रोज़गार मिलता है। अब मुल्क की सियासत की बात करें या हम जो हालात हैं मौजूदा दौर में उसकी बात करें, तो सबसे पहले बात करेंगे अब वक्फ बोर्ड की, कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है और आप जेपीसी में भी शामिल किए गए। देखिए, वो जो बिल लेकर आए थे, जो लाना चाहते हैं, वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गैर कानूनी आईनी है। उसके अंदर बिल्कुल आर्टिकल 14, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 का सीधे सीधे वायलेशन है। आर्टिकल 15 सीधे सीधे वायलेशन है। तो आप बताइए, आप कानून के संविधान की धज्जियाँ उड़ा करके आप कैसे रह सकते हो? संविधान की धज्जियाँ उड़ा के नहीं चलेगा। आपको देश को चलाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। सबको साथ लेके चलेंगे तभी देश चलेगा। हम लोग तैयारी की है, मैंने लगातार जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, वक्फ के केसेस देख रहे हैं। अभी भी मैं, बड़े वकील हैं डॉक्टर शमसुद्दीन साहब, उनके पास से आया था, तो मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। जमीयतुल उलमा हिंद से मिलेंगे, अब मिल्ली काउंसिल से, और सब लोगों से मिल करके बात रखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आपका ये नज़रिया है कि आप नहीं चाहते कि इसमें कोई बदलाव हो या अमेंडमेंट हो? नहीं, उसमें हो नहीं सकता। देखिए, आप कैसे अमेंडमेंट कर रहे हैं उसके अंदर। आप अगर कब्ज़ा मुक्त कराने की बात करते तब समझ में आता। आप कब्ज़ा मुक्त करा रहे हो, हम समझ में आता। जो प्रॉपर्टीज़ वक्त की कब्ज़ा हुई हैं, जिनके ऊपर लोग काबिज़ होकर के बैठ गए हैं, आप उनको बात नहीं कर रहे हो, आप उनको और सहारा देने की कोशिश कर रहे हो। ये कैसे मुमकिन होगा? लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि लाखों करोड़ों का जो फंड्स आता है या जो कमाई उससे होती है, उसके ज़रिए उसका कोई हिसाब नहीं है। नहीं, तो उसके लिए आपके पास पहले से मौजूद है ना, आपके पास पहले से मौजूद है तरीके, उसके अंदर आप कार्रवाई कीजिए ना। आप उसमें कार्रवाई कीजिए। जो वक्त की प्रॉपर्टी लोगों ने हथियार लिए हैं, कब्जा लिए हैं, उन प्रॉपर्टी को मुक्त कराने की बात कीजिए। आप क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं? वक्त के पास हिंदुस्तान के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा लैंड बैंक है। 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है वक्फ के पास। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी आज़ाद हो जाए और वक्फ की प्रॉपर्टी का सही मार्केट वैल्यू के ऊपर उनको मिलने लगे, तो मुसलमान को तो किसी काम चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार के को इतना मुसलमान के लिए करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना काम कर दे। अच्छा, जैसे मुसलमानों के लिए आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के लिए कुछ फैसले अच्छे ले रही है या बिल्कुल ही उनकी मुखालफत? एक फ़ैसला बता दीजिए जो अच्छा हो, वो मुझे भी लगेगा कि हाँ, आपने कहा अच्छा हो। जैसे ट्रिपल तलाक की बात करें। ट्रिपल तलाक, एक बात तो बताइए, क्या इनके कानून बनाने से लोग शरीयत को मानना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि शरीयत के हिसाब से ही होगा काम। वो पहले अध्ययन कर लें। वो पहले से ही है, जो व्यवस्था ये दे रहे हैं वो व्यवस्था पहले से इस्लाम के अंदर है। इन्होंने कुछ नया नहीं दिया है।
शोर मचाने से कुछ थोड़ी होता है। शहरी मसलों में दखल अंदाजी नहीं होगी, आप करते रहिए, कुछ भी कोई नहीं मानेगा। यूसीसी की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी कैसे मुमकिन होगा बताओ आप मुझे। साउथ के तरीके अलग हैं, आदिवासियों के तरीके अलग हैं, नॉर्थ के तरीके अलग हैं, ईस्ट के तरीके अलग हैं, वेस्ट के तरीके अलग हैं। आप कैसे यूसीसी की बात कर रहे हो? कौन सा यूसीसी किस तरह से लाओगे आप? हमारी बात छोड़ दीजिए कि हमारा हम क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं कि आप हमें टारगेट कर रहे हैं। अभी तो आप उन लोगों को करिए, आदिवासियों को पूछिए कि उनके तरीके क्या होंगे, कैसे करोगे? उनके तरीके और हैं, आपके तरीके और हैं, कैसे आप उनको करोगे? तो इस पर आपको लगता नहीं कि यूसीसी हो या जैसे अब ट्रिपल तलाक तो हो गया या वक्फ बोर्ड हो, तो इस पर मुसलमानों को, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही है, तो इसको बैठ के सरकार के साथ बातचीत करके कोई रास्ता या हल निकालना चाहिए? अगर सरकार बात करे तो बात करेंगे ना, सब लोग बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? मतलब सरकार पहल नहीं करती? सरकार बात कहाँ करती है? सरकार को एक अलग, देखिए इन लोगों का एक अलग एजेंडा है। इनका एजेंडा है कि देश में दिखाना कि हमने इनको ठीक कर रखा है। ये अब इसके इस एजेंडा का तो कोई इलाज नहीं है ना, कि आप सिर्फ नफरत की बात कर। हमें तो सिर्फ नफरत के तौर पे, पोस्चर के तौर पे दिखाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, इससे हट के हम कांग्रेस की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने कांग्रेस को एक बार फिर से अपनाया, कांग्रेस उभर कर सामने आ रही है। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है देश में, कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देश बचाना है, कांग्रेस को लाना है। तो आने वाले 5 साल की बात करें, अभी देखिए 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है, अपनी हम लड़ाई रखें। अच्छा, आपको लगता है उससे पहले सरकार ये बिखर? अभी पता नहीं क्या होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सिर्फ आप और कांग्रेस मिलकर जो है वो मोहब्बत की बात कर रही है। कांग्रेस तो मोहब्बत ही की बात करेगी, कांग्रेस कभी नफरत की बात नहीं करेगी। कांग्रेस तो मोहब्बत ही की बात करेगी और मोहब्बत से ही चलेगा। देखिए, जीत मोहब्बत की होती है, नफरत की कभी जीत नहीं होती। नफरत हमेशा हारती है। चलिए, ये थे इमरान मसूद साहब हमारे साथ, जिन्होंने आज भी बड़ी बेपाकी से अपने सवालों के जवाब दिए। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। तो अगले पॉडकास्ट में कोई और ख़ास मेहमान हमारे साथ होंगे, तब तक आप रखिए अपना ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।